नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष भूगोल के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसकी द्वितीय यूनिट मिस्र के हम बात कर रहे हैं। मिस्र का हम अंतिम बिंदुओं पर है। मिस्र आज समाप्त हो जाएगा लगभग। हमारा दूसरी यूनिट थी हमारी मिस्र के अंदर। हम पिछली कक्षा में वहाँ की सिंचाई के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि मिस्र एक ऐसा देश है जो सहारा मरुस्थल का भाग है और वहाँ प्राकृतिक रूप से कृषि नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वहाँ की पूर्ण कृषि किसी न किसी तरीके से सिंचाई पर ही निर्भर करती है। अब हम आज जो कृषि वहाँ की जो सिंचाई है उससे संबंधित असवान बांध की बात करेंगे। थोड़ा बहुत हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। 1898 में असवान बांध बांधा गया सबसे पहले, जो 1902 में बनकर तैयार हो गया। ये असवान में बंधा पहला असवान बांध था। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पहले राजशाही थी, कॉलोनियल रूल था वहाँ पर। उस कॉलोनियल रूल को समाप्त करने के लिए क्रांति हुई और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप एक बार बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने राजवंश को उखाड़ फेंका और एक क्रांतिकारी परिवर्तन वहाँ की व्यवस्था में आया और वहाँ पर नई लोकतांत्रिक सरकार बनी और उसका जो प्रमुख था वो नासिर था। नासिर उस समय उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और उनका जो मूल था वहाँ की कृषि और सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना उनका मूल बात थी। ये वो समय था जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ शीत युद्ध में उलझे हुए थे और पूरे विश्व की व्यवस्था उलझी पड़ी थी। पूरा अरब आपस में बटा हुआ था। अरब के अंदर प्रतिनिधित्वता बहुत ज़्यादा थी और इसराइल अरब संघर्ष में चल रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर नासिर ने सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद उसका जो पहला केंद्रीकरण था वो असवान बांध पे था। असवान बांध जो कि पहले निम्न बांध बांधा जा चुका था, नेक्स्ट असवान हाई डैम बांधने की परियोजना थी जिसको 1912 में यूनान और मिस्र के एक इंजीनियर एड्रिस दानिस ने तैयार किया था, परंतु वहाँ के राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया। 1955 में जब नासिर सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने पूरी अपनी जो छवि है पूरे मध्य पूर्व में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में बनाना प्रारंभ की और रूस की सहायता से उन्होंने असवान बांध बांधने की परियोजना बनाई। अमेरिका ने इस परियोजना के लिए फंड देने से मना कर दिया था। ऐसी स्थिति में रूस उसकी सहायता के लिए आगे आया। आप जानते हैं कि स्वेज नहर जिस पर पहले ब्रिटिश कब्जा था, उस स्वेज नहर के ऊपर नासिर ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उस नहर को राष्ट्रीयकृत किया, यानी उस क्षेत्र को अपने राष्ट्र के अधीन लिया। ऐसा करने के लिए उसको काफ़ी राशि खर्च करनी पड़ी। उसने अपनी लाइजनिंग के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बना के इसराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता निभाते हुए स्वेज नहर पर अपना कब्जा बरकरार रखा और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। अब इस स्थिति में इसकी जो सहायता के लिए सामने रूस आया और 1960 में से 1974 के बीच असवान हाई डैम का निर्माण शुरू हुआ। इसमें न केवल रूस ने उसको धन दिया, उसको अपनी बड़ी भारी मशीनरी दी, बल्कि उसको तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई और वहाँ के जल संबंधित जो वैज्ञानिक थे, जल विज्ञान संस्थाओं ने वहाँ की डिजाइनिंग में उसकी मदद करी और उसको इस शुरू करने के अंदर मदद करी। तो 1960 में 9 जनवरी को असवान हाई डैम का निर्माण शुरू हुआ और पूरी राजनीतिक उठापटक और खींचतान के बीच इस पूरे बांध का निर्माण चलता रहा और लगभग 16 वर्षों तक इसका निर्माण चला, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक उठापटक का सामना भी इसको करना पड़ा। यह वो समय था जब रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध काम करा करते थे। इस समय स्वेज का संकट भी बहुत बड़े पैमाने पर सामने आया और इन सब का सामना करते हुए 25,000 मिस्र के इंजीनियर और श्रमिकों ने मिलकर इस बांध का निर्माण किया, जिस पर बनने वाली जो झील है उसका नाम नासिर के नाम पर नासिर झील रखा गया। एक बड़ा बांध बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी झील बनी और एक 1970 में इस झील को बनाने का काम, इस डैम को बनाने का काम पूरा हुआ और 76 तक ये झील अपनी पूरी भराव क्षमता के साथ भरकर सामने आई। इस बांध को बांधने के लिए असवान बांध से 7 किलोमीटर दूर स्थान चुना गया। जो पहला असवान बांध था जो 1902 में बना था, उसी के पास एक स्थान चुना गया और उसमें असवान हाई डैम बांधा गया। क्योंकि बहुत ही बड़ी झील बनी इसके पीछे, तो उससे काफ़ी बड़ा भाग सूडान का भी इसके अंतर्गत भराव क्षेत्र के अंदर आ गया। लगभग 1 सवा लाख लोग विस्थापित यहाँ पर हुए
मिस्र के विस्थापित हुए और लगभग 50 से 70 हजार लोग सूडान के विस्थापित हुए, जिसके लिए 1959 में एक समझौता हुआ सूडान सरकार और मिस्र सरकार के बीच। और इस समझौते के तहत उन्होंने कुछ मुआवजा राशि दी और पानी जो नासिर झील में जमा हुआ उस पानी का कुछ भाग भी सूडान को देने का मुआयदा किया। और ऐसी स्थिति में सूडान और दोनों के सीमा पर यह बड़ी झील बनी जिसको हम नासिर झील कहते हैं। तो अब इस नासिर झील के निर्माण के साथ ही इसका जो निर्माण है वो पूरा हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और एक बड़ा योजना उस समय बनकर सामने आई। अब इस जो झील जो बन के तैयार हुई है, जो ये बांध बना है, इस बांध का जो आकार है ये 3830 मीटर लंबा और 980 मीटर ऊंचा है। इस पूरे बांध के ऊपर जो भराव जो क्षमता है उस पूरे बांध की वो 11,000 घन मीटर है। तो वो सारी स्थिति इस बांध के साथ बनी। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है। अब इस सिंचाई परियोजना की जब हम बात करते हैं तो इस सिंचाई परियोजना ने यहाँ की सिंचाई क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और नहरों के द्वारा यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र था नासिर बांध के आगे का, उसके एक लंबे क्षेत्र के ऊपर लगभग 1,37,000 किलोमीटर लंबी नहरें बनी और 82,000 किलोमीटर लंबी छोटी नहरें और नालियाँ इसके ऊपर बनाई गई और इससे एक बहुत लंबे 13,000 वर्ग मील क्षेत्र को लाभ पहुंचा। सिंचाई का लाभ 13,000 वर्ग मील क्षेत्र के अंदर पहुंचा और उसके लिए कई सारी वो बनाए गए। तो बीच में दलदली क्षेत्र थे, वहां पर भी निकासी की सुविधा को बढ़ाया गया और कृषि की क्षमता को बढ़ाया गया। अब इस जो ये नासिर झील बनी थी, इससे जैसे मैंने बताया 13,000 वर्ग मील क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बनी और इससे बाढ़ नियंत्रण हुआ। जो बाढ़ का पानी एक्स्ट्रा फैल जाया करता था समय समय पर, उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण आया और उस पानी का इस्तेमाल कृषि के कार्यों में किया जाने लगा। कैसे संरक्षण मिला, पानी की कम या ज़्यादा होने पर सुरक्षा मिली। एक जो बहुत बड़ा काम हुआ वो जल विद्युत का हुआ। लगभग 50% की आवश्यकता मिस्र की जल विद्युत से इससे पूर्ण हो गई। 2.1 गीगावाट क्षमता के 175 मेगावाट के 12 जल विद्युत संयंत्र इस पर लगाए गए और जिन जल विद्युत संयंत्रों से पहली बार इतनी जल विद्युत बनी जिससे वहां के गांवों में रोशनी पहुंची और गांवों का विद्युतीकरण हो पाया। पुनर्वास और एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ा विवाद का विषय भी था क्योंकि ये दो देशों के बीच होना था, दो देशों का प्रभावित होना था, तो इसमें काफी राजनीतिक उठापटक के बीच ये पुनर्वास शुरू हुआ। कुछ पुरातात्विक स्थल आप जानते हैं मिस्र एक प्राचीन सभ्यता का देश है और यहाँ कई सारे पुरातात्विक स्थल हैं जो विश्व धरोहर के रूप में है। तो यूनाइटेड नेशन के सहयोग से 22 स्मारक ऐसे थे जिनको उस नासिर झील के अंदर समा जाना था, उनको अलग करके उस नासिर झील को बनाया गया और वहाँ पर उनको बाहर की तरफ इसके किनारे ले जाकर उस जगह स्थापित किया गया। अवसादों का जमाव नदी में कम हुआ और अवसादों की कमी आई। अब इससे जो समस्या पैदा हुई वो जो जल क्षेत्र है, जहाँ पर सिंचाई क्षेत्र है, वहाँ खारेपन की समस्या भी इस परियोजना की वजह से आने लगी और ये परियोजना कुछ सिंचाई की समस्याओं से घिरी रही। हालांकि कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी इसके साथ बनी रही, परंतु फिर भी वहाँ की जो तस्वीर को बदलने का जो काम किया है मिस्र की, वो नासिर झील और इस परियोजना ने किया है जो उस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस क्षेत्र के लिए एक बड़े बहुत बड़ा लाभ और एक बहुत ही बड़ा उनको वरदान के रूप में यह परियोजना आई और इसने इस देश के विकास में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया। तो ये था आपका अस्वान बांध जो जो वहाँ की एक रीढ़ की हड्डी है और वहाँ की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और वहाँ के औद्योगिकरण का भी इसने शुरुआत कर दी है। अगली कक्षा में हम मिस्र के औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।